हार्दिक स्वागत है। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कितने ऐसे छात्र हैं जिनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सर एसएससी फाउंडेशन बैच बच्चे उसको भी देख लेंगे। वर्तमान में मेरा ऐसा मानना है कि आपको ध्यान देना चाहिए हिस्ट्री के ऊपर। कैसे हैं आप लोग, फटाफट बताओ। कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आपको नहीं है? ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपोर्टेंटली पॉइंटर्स के ऊपर बात करेंगे और क्लासिक लेवल पर बातें की जाएंगी। इंद्र तृतीय के बारे में अपन बात कर रहे थे। इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट किंग है। आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, कन्नौज के लिए त्रिपक्ष संघर्ष, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के द्वारा अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। आज मैं उस कहानी के सच के बारे में बात करूंगा और जो एग्जैक्ट बातें उसके बारे में है उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। सर जो पॉलिटी की आपकी किताब है वो इंग्लिश में उपलब्ध क्यों नहीं है? एक माह में इंग्लिश में उपलब्ध हो जाएगी, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि आप उसको हिंदी में भी ले लेंगे तो भी इंग्लिश मीडियम के लिए काम चल जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंद्र तृतीय। हु इज इंद्र तृतीय? इंद्र तृतीय आपको कौन देखने को मिलता है? इंद्र तृतीय के बारे में बात करते हैं कि इंद्र तृतीय आपको कौन देखने को मिलता है। 915 में राजा बना, 914 या 15 के मध्य राजा बना था। ठीक है, चलिए। और इसके समय में अल मसूदी भारत में आया था। इसी के समय में अरबी यात्री, इसी के समय में अरबी यात्री, ठीक है, अल मसूदी भारत आया। अल मसूदी भारत आया। अल मसूदी भारत आया। अल मसूदी केम टू इंडिया इन हिज टेन्योर। अल मसूदी केम टू इंडिया इन हिज टेन्योर। अल मसूदी केम टू इंडिया इन हिज टेन्योर। हु इज अल मसूदी? एक अरबी ट्रेवलर था, अरबी यात्री था बाबू, अरबी यात्री था। वी कैन से दैट ही वाज अरेबियन ट्रैवलर। अरेबियन ट्रैवलर था। अरेबियन ट्रैवलर आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट से इसके बारे में आप समझिएगा कि इसको नित्य वर्ष कीर्ति नारायण, नित्य वर्ष कीर्ति नारायण उपाधियां मिली हैं। उपाधि नित्य वर्ष, नित्य वर्ष कीर्ति नारायण, कीर्ति नारायण जैसी उपाधियां मिली। नित्यवर्ष कीर्ति नारायण, और एक और उपाधि इसको यहीं पर मिलती है। नित्यवर्ष और कीर्ति नारायण के बाद एक उपाधि इसको और मिलती है, दैट इज राजमरथंडा। राजमरथंडा, दैट इज इंपॉर्टेंट। राजमरथंडा, राजमरथंडा। ठीक है, ये कोई परम प्रतापी शासकों में से नहीं है, बस कह सकते हैं कि भाई नॉर्मल रूलर है। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा परम प्रतापी था या इसने कोई बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया। ये काफी नॉर्मल रूलर्स रहा है। ठीक है, याद रखना। अब इसकी हम बात करते हैं। ये साम्राज्य के अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम करता है। ठीक है, चलिए। आपको याद रखने का कि महिपाल भी आपको एक देखने को मिलता है। महिपाल, महिपाल आपको प्रतिहार वंश में देखने को मिलता है। ठीक है, महिपाल आपको देखने को मिलता है प्रतिहार वंश के अंतर्गत। और इसके संबंध में ही आप थोड़ा सा याद रखेंगे, 1915 ईस्वी में महिपाल की हार और कन्नौज की लूट के बाद 915 में महिपाल की हार एंड कन्नौज की लूट के बाद, एंड कन्नौज लूट के बाद राष्ट्रकूटों के प्रशासन को इंद्र ने संभाला था। राष्ट्रकूटों को इंद्र ने संभाला था। राष्ट्रकूटों को इंद्र ने संभाला था, तृतीय ने संभाला। ठीक है, याद रखना। अब ये महिपाल कौन है मैं एक बार आपको बता देता हूं। 915 की बात चल रही है। यहां दरअसल पीछे आप आएंगे थोड़ा सा, प्रतिहार वंश के अंतर्गत आप आएंगे, प्रतिहार वंश के अंतर्गत आप आएंगे तो ये रहा महिपाल। ठीक है, चलिए। इंद्र 3 ने इसको हराया था, ये मैंने आपको बताया। इंद्र 3 ने इसको हराया था 915 एडी में, 915 एडी में। तो जब पीछे मैं आपको महिपाल को पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसके बारे में बताया। अब यहां पर हूं तो मैं अब भी इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी कि किस वजह से हिस्ट्री के अंदर इतनी इंटरलिंकिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्या समझ पाएंगे?
तो हु डिफीटेड महिपाल इन 915 एडी? सर, राष्ट्रकूट किंग इन द थर्ड डिफीटेड हिज पर्सन या दिस पर्सन। यहां पे देख लेंगे महिपाल डिफीटेड बाई, महिपाल डिफीटेड बाई, महिपाल डिफीटेड डिफीटेड बाई, डिफीटेड बाई राष्ट्रकूटरा, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट इन द थर्ड, इंद्र थर्ड, राष्ट्रकूट इंद्र थर्ड इन 975। महिपाल डिफीटेड बाई राष्ट्रकूट इंद्र थर्ड। मुझे लगता कि कोई दिक्कत आपको यहां तक होगी, बात बताओ फटाफट से। चलिए बाबू, 3 क्लास और रह गई हैं, आज कल और परसों 3 क्लास आपकी बची हैं। यहां मुझे बताइए कोई समस्या यहां तक तो नहीं है? ठीक है, फटाफट। ठीक है, चलो इसके बाद इसका पुत्र अमोघ वर्ष द्वितीय गद्दी पर बैठा है। इसके बाद इसका पुत्र अमोघ वर्ष द्वितीय गद्दी पर बैठा है। हाँ बाबू, राजा बौरा, अल बौरा, इसी ने कहा था। हाँ वो वही है, अल मसूदी, यही वो वही वाला अल मसूदी, यस। तो इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसका उत्तराधिकारी कौन था? इंद्र थ्री का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी सर, इंद्र थ्री का जो उत्तराधिकारी अधिकारी, इसका जो सक्सेसर था बाबूजी, इसका जो सक्सेसर था वो आपको कौन देखने को मिलता है? अमोघ वर्ष द्वितीय, अमोघ वर्ष द्वितीय, अमोघ वर्ष द्वितीय था, जो 927 कह सकते हैं, 929 कह सकते हैं, 929 में गद्दी पर रहा था, में शासक बना, शासक बना। ठीक है, ही बिकेम रूलर इन 929। अच्छा, एक बात आती है, ठीक है, एक बात आपको देखने को मिलती है बहुत इंपॉर्टेंटली, वो क्या है सर? कि एक सिपह सलार आपको देखने को मिल जाएगा, सिपह सलार आपको देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है अपराजिता। वो भी इस गद्दी पर कुछ समय के लिए बैठा है, पर इतना जरूरी नहीं बनता। इसके बाद जो अगला रूलर हम देखते हैं अमोघ वर्ष द्वितीय, बिल्कुल भी जरूरी रूलर नहीं है, ना ही इसकी कोई वैचारिक परिकल्पना कहीं पर भी की गई है। भंडाना अभिलेख एक देखने को मिलता है, भंडाना अभिलेख, जो इसकी चर्चा करता है, जिसमें इसको गैर महत्वपूर्ण शासक घोषित किया गया है। तो अगर मैं इसकी फैमिली ट्री की बात करता हूं, अगर मैं इसकी फैमिली ट्री की बात करता हूं, ये वाली फैमिली ट्री, तो यहां पर हमने देखा कि अमोघ वर्ष द्वितीय गद्दी पर रहा केवल 1 वर्ष के लिए, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं निकला। फिर गोविंद रहा, उसका भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं निकला। फिर अमोघ वर्ष रहा, उसका भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं निकला। और बहुत छोटे छोटे टेन्योर इनके हैं, 6 साल, 3 साल, 2 साल के टेन्योर इनके हैं। जो मजबूत टेन्योर के साथ अगला रूलर आता है, दैट इज बेसिकली कृष्णा तृतीय, जिसका टेन्योर 939 से 967 तक है, 939 से 967। तो ही इज द रूलर, जिसके जो इसमें इंपॉर्टेंट रूलर है। मैंने किस किस रूलर के बारे में आपको बातें बताई हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने दंती दुर्ग को पढ़ने के लिए कहा, आपने दंती दुर्ग पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, दंती दुर्ग जरूरी था। फिर मैंने कृष्ण प्रथम के बारे में कहा, आपने पढ़ा, वो भी जरूरी था। गोविंद द्वितीय, वो भी जरूरी था। ध्रुव धारावर्ष, वो भी जरूरी था। गोविंद तृतीय जरूरी था। अमोघ वर्ष बहुत जरूरी था। कृष्ण द्वितीय जरूरी था। इंद्र तृतीय जरूरी था। और इसके बाद आप देखेंगे कौन भला? कृष्ण द्वितीय, और यहीं पर काम खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो सपना, कौन से बैच में हो आप? ऑफलाइन में? आप कह रही हैं कि ऑफलाइन में प्रैक्टिस नहीं कर रही, बैच कौन सा है आपका? हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। तो मैंने आपको यह बताया पहले, सक्सेसर कौन? अमोघ वर्ष द्वितीय आपको देखने को मिलता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, दैट वाज कृष्ण थर्ड। कृष्ण तृतीय हम यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। कृष्ण तृतीय के बारे में हम लिखेंगे, कृष्ण तृतीय के हम लिखते हैं कृष्णा थर्ड, कृष्ण तृतीय के बारे में लिखते हैं कृष्ण थर्ड रूलर, कृष्णा थर्ड, कृष्ण थर्ड के बारे में हम लिख लेते हैं। तो कृष्ण थर्ड जो रूलर आपको देखने को मिलता है, जिसके बारे में अभी बताया, वो 939 से गद्दी पर बैठ के 967 तक रहेगा। 939 से 967। क्या इसका टेन्योर जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 939 से 967, 939 से 967।
फटाफट समझिए। इसके बारे में हम मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। अब हम कुछ और बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद समझिए, ये योग्य शासकों की कड़ी में सबसे अंतिम योग्य शासक है, लास्ट इंपोर्टेंट रूलर है। इसके बाद कोई और इंपोर्टेंट रूलर नहीं आया, लास्ट इंपोर्टेंट रूलर है, लास्ट इंपोर्टेंट रूलर है, अंतिम महत्वपूर्ण शासक है ये। शासक और भी हुए पर महत्वपूर्ण नहीं हुए, इसके बाद शासन खत्म होता चला गया। अंतिम महत्वपूर्ण शासक है ये, पूर्ण शासक है ये। इसने परातंक को हराया था 949 के अंदर, 949 के अंदर, ठीक है, 949 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं एक बहुत इंपोर्टेंट परातंक राजा, चूल राजा परातंक इसके समय में रहा करते थे। ठीक है, चलो, जैसा मैंने बताया 949 में, 949 सी कॉमन एरा में परातंक चोल वर्सेस कृष्ण तृतीय का युद्ध हुआ जिसमें कृष्णा जीता। कृष्ण तृतीय का बैटल हुआ जिसमें कौन जीता? कृष्णा वॉन द बैटल, कृष्णा वॉन द बैटल। कृष्ण तृतीय के द्वारा इस युद्ध को जीता गया था। ठीक है, चलिए, इसके समय में कन्नड़ भाषा के कवि पौन भी रहते थे, पौन भी रहते थे। ठीक है, याद रखिए, पहले आप ये लिखिए, एक जो है लड़की कमेंट करके कह रही, सर इसके दरबार में पौन भी रहते थे। बाबू इसके दरबार में नहीं थे, चांदनी इसके दरबार में नहीं थे पौन, तो फिर सर कहां पे थे बाबू? वो परातंक के दरबार में थे पौन। जो कन्नड़ की बात कर रही है ना, जो कन्नड़ भाषा के कवि पौन थे जिन्होंने शांतिपूर्ण की रचना करी है, वो इनके समय में नहीं थे, वो परातंक चोल के समय में थे। ठीक है, इनके समय में पौन भी रहा करते थे। समय में पौन्ना कन्नड़ कवि भी रहा करते थे। पौन्ना कन्नड़ कवि रहते थे, कन्नड़ कवि रहते थे। किसके समय की बात है बाबू? परातंक के समय के, परातंक से रिलेट करते हैं। इन्होंने रामेश्वरम में विजय स्तंभ भी बनवाया। किसने? कृष्ण तृतीय ने। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में, कृष्ण तृतीय द्वारा रामेश्वरम में विजय स्तंभ भी बनवाया और मंदिर भी बनवाया। रामेश्वरम में विजय स्तंभ बनवाया था, विजय स्तंभ भी बनवाया। रामेश्वरम में इन्होंने क्या किया? विजय स्तंभ बनवाया, रामेश्वरम में विजय स्तंभ बनवाया था और मंदिर भी बनवाया था, और रामेश्वरम में मंदिर भी बनवाया था, और मंदिर भी बनवाया था, और मंदिर भी बनवाया था। ठीक है भाई, रामेश्वरम में विजय स्तंभ भी बनवाया और मंदिर भी बनवाया। ठीक है, चलिए, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बच्चा कह रहा है सर हमारे पास आपके सारे नोट्स हैं, क्या बुक लेने की जरूरत है? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो वो आपकी स्वेच्छा होगी। मैं आपको क्लास में भी आपको बहुत उपयुक्त पढ़ाता हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लालच में आपको हाँ कह दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बुक इसलिए है कि अगर आप इस एक एग्जाम के अलावा बाकी एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए बुक है। आप केवल डेडिकेटेड इसी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो तो बुक की आवश्यकता नहीं है। बुक जरूरी है, जैसे यूपीएसआई के लिए थोड़ा ले लोगे आपको अच्छा रहेगा, राइट। आप पीसीएस के लिए देना है परीक्षा, आप ले लेंगे, बढ़िया रहेगा। सीजीएल मींस देना है, आप ले लेंगे, बढ़िया रहेगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल लेना है, आप ले लेंगे, अच्छा रहेगा। तो दिस इज द पॉइंट बेसिकली।
ठीक है भाई वीर चौधरी, आप पहले इनको लिख लीजिए, लिख लिया। तो ये इसके शासनकाल के अंदर प्रमुख बातें रही हैं। ही मेड या ही डिफिटेड परातंक चोल एंड ही मेड द विजय टावर, ही मेड द विक्ट्री टावर इन रामेश्वरम, ही मेड द विक्ट्री टावर इन रामेश्वरम। अब जब इनकी डेथ होती है उनके बाद खेल खत्म होता चला गया। अब वो कैसे खेल खत्म हुआ वो मैं बताता हूं। परमार का नाम सुना है आपने? परमार डायनेस्टी सुनी होगी आपने, राजपूताना डायनेस्टी है परमार। तो परमार डायनेस्टी के लोगों के द्वारा मान्यखेड़ को लूटा जाता है, जलाया जाता है और राष्ट्रकूट रूलर्स डिस्प्लेस होने पर मजबूर हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं बाबू। मैंने बताया कृष्ण थ्री की मृत्यु के बाद, कृष्ण थर्ड की मृत्यु के बाद, कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद, कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद क्या हुआ? जो कृष्ण तृतीय है इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चले कृष्ण तृतीय की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रकूट वंश का पतन प्रारंभ हुआ। डिक्लाइन स्टार्टेड आफ्टर राष्ट्रकूट डायनेस्टी started to decline after Krishna third death, after Krishna third death। कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है उसको डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक बात है, ठीक है सर, बढ़िया बात, तो ठीक है, कोई इशू नहीं आई। अब यहां पे अगर कोई इशू नहीं आया तो इसको उसी प्रकार से, उसी लहजे से आप समझेंगे, किसी प्रकार से, किसी लहजे से आप समझेंगे वो समझिए। जैसा मैंने बताया बाबू, बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझना, ये बहुत जरूरी होगा। राजपूत डायनेस्टी ने डिक्लाइन स्टार्ट होता है जैसे 972 में, 972 सी में परमार राजाओं ने मान्यखेड़ को लूटा। परमार राजाओं ने मान्यखेड़ को लूटा, मान्यखेड़ लूटा है इन्होंने, मान्यखेड़ लूटा। ठीक है, मान्यखेड़ लूटेड बाय परमार किंग्स, मान्यखेड़ लूटेड बाय परमार किंग्स, बाय परमार्स। परमार किंग्स। अब मानेखेड़ थी राष्ट्रकूटों की कैपिटल, तो उसके बाद ये डिक्लाइन होता शुरू हो जाता है। ठीक है जी हाँ, बुक में वो सेम पैटर्न है जैसा मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि मैंने खुद मेरे नोट से ही बनी हुई किताब है वो। ठीक है, क्लियर है जी हाँ। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो इसके बाद आपको बाकी तो कोई देखने को नहीं मिलता, लेकिन लास्ट राष्ट्रकूट रूलर देखने को मिलता कर्कद्वितीय। तो इसके बाद ही राष्ट्रकूट राजाओं का दमन शुरू हो गया। तो आप यहां लिख लेंगे लास्ट राष्ट्रकूट रूलर, लास्ट राष्ट्रकूट रूलर। इसके बाद आपको अंतिम राष्ट्रकूट शासक कौन देखने को मिलता है? अंतिम राष्ट्रकूट शासक कौन है? शासक आपको जो देखने को मिलता है, लास्ट राष्ट्रकूट रूलर कौन देखने को मिलता है? दैट इज कर्कद्वितीय, कैंसर सेकंड। इसको किसने हराया है? तैलप ने इसको हराया। इसको किसके द्वारा हराया गया? सर इसको तैलप ने हराया, याद रखना। तैलप ने इसको हराया और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की।
ठीक है, यहीं पर मैं लिख देता हूं। तैलव द्वितीय ने इसको हराया। तैलव द्वितीय ने तैलव द्वितीय ने कर्क द्वितीय को हराया और चालुक्य कल्याणी की नींव रखी तथा चालुक्य कल्याणी की नींव रखी। चालुक्य कल्याणी की नींव रखी। वंश की स्थापना हुई। चालुक्य कल्याणी की नींव रखी गई। चालुक्य कल्याणी की नींव रखी गई। वंश की नींव रखी गई। वंश की नींव रखी गई। नींव रखी गई। तो यहां से आपको कई बातें पता लगी कि जो चालुक्य कल्याणी वंश था, ठीक है, जो चालुक्य कल्याणी वंश था वो किसने स्थापित किया? सर वो तैलव द्वितीय ने किया है। तैलव सेकंड, तो आप लिख सकते हैं तैलव सेकंड। तैलव सेकंड, he defeated the Kirk या कैंसर and then make Chalukya Kalyanis as their established formation। तो यहां कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी परेशानी होगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी परेशानी आपको होगी। आगे बताइए, कोई समस्या है तो। मैंने कब कहा कृष्णा सेकंड लास्ट रूलर था? मैंने कहा कि अंतिम लास्ट शक्तिशाली रूलर था। अंतिम लास्ट शक्तिशाली रूलर था बाबू वो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी बातें हम और कर लेते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। अनुभव, कौन सी किताब 250 की पढ़ रही है आपको? ठीक है, चलो राष्ट्रकूटों के प्रशासन की बात कर लेते हैं। यहां पर राष्ट्रकूटों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करता हूं। राष्ट्रकूटों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेता हूं। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैं यहां पर कर लेता हूं, जो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी। राष्ट्र, विषय और भुक्ति। राष्ट्र, विषय और भुक्ति। राष्ट्र, विषय और भुक्ति। राष्ट्र, विषय और भुक्ति। भुक्ति ऐसा क्षेत्र है जो राष्ट्रकूटों पे हुआ करता था। राष्ट्र यानी कि प्रांत। राष्ट्र यानी कि प्रांत, ये सबसे छोटा, उससे बड़ा विषय, उससे बड़ा भुक्ति। ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र प्रशासन है राष्ट्रकूटों का। क्षेत्र प्रशासन, ये क्षेत्र प्रशासन आपको देखने को मिला। क्षेत्र प्रशासन देखने को मिला। सबसे छोटा राष्ट्र है, स्मॉल है, ये स्मॉल कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट है। और बाबू भुक्ति जो होता था ये बिगेस्ट है। ये बिगेस्ट हिस्सा है प्रशासन का। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो क्या देखने को मिलेगा? प्रशासन का सबसे बड़ा हिस्सा आपको भुक्ति देखने को मिल जाएगा। मुझे इसमें भी समस्या नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आई होगी। इनके समय में बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं जिनकी मैं बातें करता हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, बात करते हैं कि काफी सारे जो कार्य इनके समय में किए गए हैं उनको थोड़ा अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार इनके संबंध में किस प्रकार से बातें आपकी की गई हैं।
बिना परेशानी के। इनके संबंध में किसी रथ का उल्लेख नहीं मिलता। एक बच्चा कह रहा है सर क्या इनके समय में रथ चलते थे? तो नहीं चलते थे। इनके समय में किसी प्रकार के रथ का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। महाराष्ट्र के अंदर एलोरा केव्स इन्हीं के द्वारा बनवाई गई हैं। महाराष्ट्र में एलोरा केव्स इन्हीं का निर्माण है। महाराष्ट्र में एलोरा केव, महाराष्ट्र में एलोरा केव्स, एलोरा हाथी केव्स, एलिफेंटा केव्स, एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स, एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स, एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा गुफाएं, एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स इसके द्वारा कराई गई हैं। महाराष्ट्र के अंदर एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स इसी के द्वारा कराई गई हैं, याद रखना। बाबू एलोरा केव्स में आपको कितनी केव देखने को मिलती हैं? 34। एलोरा केव्स में कितनी केव है? 34 केव्स हैं। 34 केव्स आपको देखने को मिलती हैं। और इन 34 केव्स में से जो बाद की केव्स हैं, मतलब 1 से लेके 12 बुद्धिज्म के लिए हैं, बुद्धिज्म के लिए हैं। 13 से लेके 29 जो हैं ये किसके लिए हैं? हिंदुइज्म के लिए, हिंदुओं के लिए हैं। और 34 यानी 30 से लेकर 34 किसके लिए? जैनिज्म के लिए। अमोघ वर्ष ने बनवाई है ये, जैनिज्म के लिए अमोघ वर्ष ने बनवाई है ये, अमोघ वर्ष ने बनवाई है, अमोघ वर्ष ने, ये अमोघ वर्ष ने बनवाई है। ये किसने बनवाई है बाबू? ये अमोघ वर्ष ने बनवाई है। मुझे नहीं लगता कि इस बात में भी आपको कोई परेशानी होगी। अमोघ वर्ष ने के द्वारा ये बनवाई गई है। फटाफट से बताइए इसके अलावा कोई और समस्या है? नहीं सर कोई भी समस्या यहां पर नहीं है। ठीक है, कोई भी समस्या यहां पर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या आपको यहां देखने को मिलेगी। कर्नाटक का नवलिंग मंदिर इन्होंने बनवाया है। कर्नाटक का नवलिंग मंदिर, या फिर यहां पे नीचे लिखना कर्नाटक का नवलिंग मंदिर। कर्नाटक का नवलिंग मंदिर, मंदिर किसने बनवाया है? सर अमोघ वर्ष और उसके बेटे ने बनवाया था। नवलिंगा टेम्पल, नवलिंगा टेम्पल, नवलिंगा कर्नाटक में है। किसने बनवाया था? अमोघ वर्ष ने प्लस इसके बेटे कृष्ण सेकंड ने। यहां पर 16वीं केव है। एलोरा के अंदर 16th केव है। एलोरा के अंदर 16th केव है जिसको बोलते हैं कैलासनाथ। कैलासनाथ आप देखते हैं जिसको बोलते हैं कैलासनाथ। तो वो जो कैलासनाथ केव आपको देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको एक मंदिर देखने को मिलता है। कैलासनाथ केव के अंदर जो खुद एक मंदिर है, कैलाशनाथ टेम्पल है, इसको कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया है। ये खुद एक टेम्पल है, इसको किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने। एक खुद एक टेम्पल है जिसको किसने बनवाया? कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया है, बाई कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया है, याद रखेंगे। चलिए बढ़िया, बेहतरीन। बाबू 30 से लेकर 34 तक की, 30, 31, 32, 33, 34, ये सब की सब अमोघ वर्ष की हैं जो अमोघ वर्ष ने बनवाई।
आई होप यू हैव नो काइंड ऑफ इश्यू इन दिस। ठीक है, चलिए। राष्ट्रकूट के बाद बाबू अब त्रिपक्षीय संघर्ष हमें देखना पड़ेगा, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देन आपके पल्लव बचेंगे, और साउथ इंडिया के कल खत्म कर दूंगा सारे। पल्लव, चोल, चेर, पांड्यन खत्म। अगले दिन राष्ट्रकूट खत्म हो जाएंगे, राइट है। ठीक है, 24 से लेकर 29 कहां है? कहां है 24 से 29? क्या रे, 24 से 29 क्यों आएंगी? 13 से लेकर 29 है। क्या रे दुर्गेश, आगे बढ़ो। अब यहां पे हेडिंग डाल लीजिए आप, यहां पे हेडिंग डाल लीजिए आप, ये रहा कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हेडिंग डाल लीजिए। अब मुझे ये बता दीजिए कि किसने आपसे पहले कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ रखा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। दिस इज द ट्रायंगुलर दी कन्नौज है। ये एक्चुअली जो लिखा हुआ है फ्रांसिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रांस के मैप यूज करता हूं मैं जैसे गोल्फ दी बंगाला मुझे बताओ फटाफट से। एक कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष है, हेडिंग है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, पक्षीय संघर्ष। किस किसने आपसे पहले ये पढ़ रखा है, फटाफट बता दो। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। चलिए जिसके बारे में बात करते हैं, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आज मैं पहली बार पढ़ने वाला हूं, फर्स्ट टाइम पढ़ा है सर, नहीं पढ़ा। मूल विधि क्लास हाँ चलेगी, सारी क्लास चलेगी। मैंने आज पहली कभी हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़ी। अच्छा, कोई चीज ने पढ़ रखा हो, चलो ठीक है, पढ़िए चलो। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष को, ट्राई पार्टी स्ट्रगल ऑफ कन्नौज, ट्राई पार्टी स्ट्रगल ऑफ कन्नौज, स्ट्रगल ऑफ कन्नौज, ऑफ कन्नौज। तीन ऐसे राजवंश हैं जो कन्नौज पर कब्जा कर रखे हैं। ठीक है, चलिए। तीन ऐसे राजवंश हैं जो कन्नौज पर कब्जा करना चाहते हैं, और ये तीन राजवंश कौन कौन से हैं पहले हम उन्हें देखते हैं। एक राजवंश ऐसा है जो है पाल राजवंश है। पाल राजवंश इस पर कब्जा करना चाहता है, एंड में जीतेंगे प्रतिहार, एंड में जीतेंगे प्रतिहार। दूसरा है राष्ट्रकूट भी इस पर कब्जा करना चाहते हैं, और तीसरे है प्रतिहार भी इस पर कब्जा करना चाहते हैं। तीसरा प्रतिहार भी इस पर कब्जा करना चाहते हैं। यह तीन राजवंश जो इस पर कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं बाबू? मैंने बताया राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूटाज, या पहले हम लिखते हैं पाल राजवंश, पाल वंश इस पर कब्जा करना चाहता है, और दूसरा प्रतिहार इस पर कब्जा करना चाहते हैं, प्रतिहार। और तीसरा है इसके अंदर कि भाई राष्ट्रकूट भी इस पर कब्जा करना चाहते हैं। अरे बंजा, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों इस पर कब्जा करना चाहते हैं। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट कब्जा क्यों करना चाहते हैं, कोई मुझे बताएगा? Doesn't Kannauj was the midpoint of the trade centers. Kannauj was the midpoint of the India that time. जो कन्नौज का राजा होता था उसको उत्तरापद स्वामी कहा जाता था।
चलिए भाई जी, रूल्स कराने खातर किए करन लाग रहे हो हम। ठीक है, देखो अब तो इसमें क्या था, जैसा मैंने बताया, सर आए थे, राकेश सर किताब का ही पूछ रहे थे। इवन वो एक कॉपी भी देके गए हैं कि किताब को क्लास में दिखा देना। आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, कह रहे थे कि भाई दिखा देना। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली बुक। इसके पीछे जो है ना वो मूल विधि और हिस्ट्री भी है मेरी, जो कि आएगी। ठीक है, तो सर पूछ रहे थे कि एक बार तूने बता दिया इस बैच में, तो मैंने बोल दिया कि मैंने बता दिया। ठीक है, तो भाई वाकई में अच्छी किताब है। इसके जो एमसीक्यूएस है ना वो ऐप के ऊपर अवेलेबल है, डाउनलोडेबल। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। वो कैसे डाउनलोड होंगे, इसके अंदर ना ये स्क्रैच कोड दिया हुआ है ये वाला, तो ये वहां से डाउनलोड तब हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ बहुत अच्छी किताब है। आगे बढ़ते हैं, देन देखते हैं इसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में। आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलता है कि जो कन्नौज है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कन्नौज। शुरुआती तौर पर पहले तो आपको देखने को मिलता था तो तक्षशिला था। शुरुआती तौर पर पहले तो आपको देखने को मिलता था तो तक्षशिला था मिड पॉइंट। उसके बाद कुछ समय के बाद आपको मगध देखने को मिला, जो मगध मिड पॉइंट हो गया। उसके बाद कन्नौज होता है मिड पॉइंट। तो हम बात कर रहे हैं जब कन्नौज मिड पॉइंट था। ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। कन्नौज मिड पॉइंट है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कन्नौज कन्नौज जो है मिड पॉइंट है, तब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, कन्नौज के बारे में। कन्नौज के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में हेडिंग अपन डाल देंगे कन्नौज के बारे में। ठीक है, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। तो होता क्या है, जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ होती है, हर्षवर्धन का नाम सुना है? हाँ, हर्षवर्धन की डेथ कब होती है? 647 एडी में। हर्षवर्धन की डेथ के बाद, हर्षवर्धन की डेथ हुई, हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो पूरा क्षेत्र है वो खाली पड़ जाता है, पूरा क्षेत्र जो है खाली पड़ जाता है। ठीक है, चलिए बिना परेशानी के अब यहां पे हमें पता लगता है कि यहां पर कन्नौज के ऊपर एक नॉर्मल ऐसी किसी वंश का कब्जा है, कोई बहुत बड़ा वंश यहां पर नहीं है, जिसका नाम है वज्रयुद्ध। वज्रयुद्ध नाम के एक व्यक्ति का कब्जा है कन्नौज पर। कन्नौज वज्रयुद्ध के अधीन है। कन्नौज वज्र युद्ध के अधीन है। किसके अधीन है? वज्र युद्ध के अधीन है। कन्नौज पर जो शासक है, शासक कौन है कन्नौज का? वज्र युद्ध है। वज्र युद्ध, वज्र युद्ध, वज्र युद्ध आपको देखने को मिल जाएगा। वज्र युद्ध आपको यहीं से देखनी है कहानी, वज्र युद्ध से। वज्र युद्ध शासक कब बना है? 770 सीई में, 770 सीई में। क्लियर है? जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी रूलर्स ने यहां पर अटैक करा था, उसके बाद वज्र युद्ध देखने को मिल रहा है। ठीक है, जी हां, ठीक है, चलो जी, क्लियर है जी सर। अब जैसे ही ये वज्र युद्ध यहां पर 770 सी में गद्दी पर बैठा, तो लोगों की नजर धीरे धीरे कन्नौज की तरफ बढ़ने लगी। यार ये तो मिड पॉइंट है, यहां कब्जा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। ये तो बात सही है सर। अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट किस तरीके से शुरू होता है कि 783 में इसकी डेथ हो जाती है। इसकी मृत्यु कब होती है? 783 में। 783 में हत्या कर दी जाती है। कश्मीरी शासकों के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। कश्मीरी शासकों द्वारा हत्या, इसकी हत्या कर दी गई। कश्मीरी शासकों द्वारा हत्या, कश्मीरी शासकों द्वारा, शासकों द्वारा, शासकों द्वारा, कश्मीरी शासकों के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। कौन हत्या करते हैं? कश्मीरी रूलर्स इसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो वज्र युद्ध के जो बेटे हैं वो दो हैं, एक है इंदिरा युद्ध और एक है चक्रा युद्ध। एक है इंदिरा युद्ध और एक है चक्रा युद्ध। एक है इंदिरा युद्ध और एक है चक्रा युद्ध। दूसरा कौन सा? चक्रा युद्ध। बहुत दुर्बल शासक है दोनों के दोनों, ये इसके पुत्र हैं, सन हैं ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है। इंदिरा युद्ध और चक्रा युद्ध। चक्रा युद्ध, गद्दी पर कौन बैठेगा? जैसी वज्र युद्ध की डेथ होती है तो वज्र युद्ध की डेथ के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? वज्र युद्ध की डेथ के तुरंत बाद गद्दी पर कौन बैठ जाता है? गद्दी के ऊपर बैठ जाता है यहां पर इंदिरा युद्ध। इंदिरा युद्ध गद्दी पर बैठता है। इंदिरा युद्ध गद्दी पर बैठ जाता है, सेट ऑन द थ्रोन। यह शासक बना, यह 783 सी में शासक बना, में शासक बना।
शासक बना, became ruler in 783, became ruler in, became ruler। कब शासक बना है बाबू? 783 में शासक बना है। क्लियर? ओके। सर इस युद्ध का नाम ही युद्ध है, किसका युद्ध है? अबे युद्ध इनका सरनेम है, वर्मा थे, वैसे ही है, वर्मा थे, सरनेम युद्ध यूज कर रहे हैं, वर्मा वंश है ये, युद्ध सरनेम यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर बैठ जाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इंद्र युद्ध जो होता है, जैसे ये गद्दी पर बैठता है, जैसे ये इंद्र युद्ध गद्दी पर बैठता है, तो यहां एक मैटर हो जाता है। यहां क्या मैटर हो जाता है कि इंद्र युद्ध का जो भाई है चक्रायुद्ध, चक्रायुद्ध ये सपोर्ट के लिए किसी दूसरे राजवंश के पास चला जाता है। ये सारी कहानी चली है। यहां पर सपोर्ट लेने के लिए किसके पास चला गया? यहां पर चला गया, पाल डायनेस्टी में सपोर्ट लेने के चला गया। पालों में एक राजा हुआ करता था उस समय 783 के अंदर, एक राजा था जिसका नाम था धर्मपाल। ये धर्मपाल के पास सपोर्ट के लिए जाता है, धर्मपाल उधर से लेके आता आर्मी, इंद्रयुद्ध को तख्त से हटा देता है, चक्रयुद्ध को तख्त पर बैठा देता है। सिंपल सी बात है। यहां पर धर्मपाल के द्वारा इंटरवेन किया जाता है। 783 में धर्मपाल इंटरवेन करता है, धर्मपाल के द्वारा चक्रयुद्ध को सपोर्ट किया गया और उसको राजा बनाया गया, क्योंकि ये दुर्बल शासक है। पाल राजवंश का एकदम प्रभावशाली शासक है यार धर्मपाल, चीता आदमी है बिल्कुल। तो यहां पे आप देखेंगे इसी समय आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट देखने को मिलेगा कि इंद्रयुद्ध को तख्त से हटाकर, इंद्रयुद्ध को तख्त से हटाकर, इंद्रयुद्ध को हटाकर, इंद्रयुद्ध को, इंद्रयुद्ध को तख्त से हटाकर, तख्त से हटाकर, इंद्रयुद्ध को तख्त से हटाकर चक्रयुद्ध को रूलर बनाया गया। चक्रयुद्ध शासक बनाया जाता, चक्रयुद्ध शासक बनाया गया, शासक बनाया धर्मपाल ने। किसने बाबू? धर्मपाल ने, धर्मपाल ने, धर्मपाल ने। ठीक है, याद रखना। अब यहां पे आपको एक पॉइंट समझ में आ गया कि धर्मपाल बीच में कूद चुका है, धर्मपाल बीच में कूद चुका है। इस प्रकार से धर्मपाल को नहीं कूदना चाहिए था। ठीक है जी हां। एंड हाँ, नाम युद्ध है, बिल्कुल नहीं। ठीक है बाबू, कश्मीर के रूलर यहां पर शासन नहीं करना चाहते थे, कश्मीर के रूलर यहां पर शासन नहीं करना चाहते थे, कश्मीर के रूलर कभी नहीं चाहते थे कि वो यहां पर कोई शासन करे। ठीक है, इसके बाद ही आपको देखने को मिलता है कि यहीं से ट्राई पार्टी स्ट्रगल शुरू हो जाता है, यहीं से ट्राई पार्टी जो शासन है वो यहां पर शुरू हो जाता है। ठीक है जी हां। इस युद्ध के अंदर राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने भी अपना समर्थन, इस युद्ध में राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने भी अपना समर्थन चक्र युद्ध के संबंध में प्रदर्शित किया था। राष्ट्रकूट ऑल्सो सपोर्टिंग चक्र युद्ध, राष्ट्रकूटों ने भी किसको सपोर्ट किया था? चक्र युद्ध को सपोर्ट किया था। धर्मपाल ने भी किसको सपोर्ट किया? चक्र युद्ध को सपोर्ट किया। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने भी इसी को समर्थन दिया था शासन के लिए। हाँ, धर्मपाल ने इसको एक मतलब बेबी डॉल बना दिया कि भाई तू शासन कर, मुझे कोई जरूरत होगी मैं अपने आप कर लूंगा। इधर जो राष्ट्रकूट है वो भी इनको अपना समर्थन दे रहे हैं कि ठीक है कोई नहीं चक्रा भाई, खुल के खेलो, खुल के खेलो चक्रा भाई, चक्री घुमा दो। तो चक्रा ने चक्री घुमा दी और यहां पर रूलर बन गया, चक्रा ने चक्री घुमा दी और यहां पर रूलर बन गया। ठीक है जी हां। इसके बाद शुरुआत होती है इसके वास्तविक कालखंड की। 790 एडी में पहला कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष का चरण देखने को मिलता है। इसके बाद आप हेडिंग डालिए, प्रारंभिक संघर्ष पहला चरण, प्रारंभिक संघर्ष पहला चरण जो लगभग 20 साल चला है। इतिहास गवाह है, राजा के 2 पुत्र हैं तो पहला पुत्र कभी भी राजा नहीं बना है। ठीक है चलिए, आशीष मेरे भाई, आशीष मान जा भाई, मान जा। ठीक है, ये कुछ और कह रहा है आशीष, पाला डायनेस्टी मैंने पढ़ा तो दी। बाबू एक बार यहां पे देखना, पाल डायनेस्टी मैंने पढ़ाई है, पाल डायनेस्टी नहीं पढ़ाई मैंने, मेरे ख्याल से तो पढ़ा दी मैंने। ये देखिए भाई, कहां गए ये? 770 से 810,
ही अब हंसो। अब धर्मपाल जब 770 से गद्दी पर बैठ जाएगा तो 783 में कौन होएगा? अरे वो फूफा तो जान लाग रहा है ना, उड़े 770 के बाद ही। हाँ बढ़िया। चल चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने स्ट्रगल को हम। तो इसके पहले चरण की शुरुआत करते हैं, प्रथम चरण की शुरुआत करते हैं। तो यहां से हम देखते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण शुरू होता है कब से कब तक, उसके बारे में 1 मिनट में चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, प्रथम चरण 790 से लेकर 810 के बीच में। 790 से लेकर 810 के बीच में डालते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण रॉयल एंट्री करा देता हूं मैं सबकी। 790 से 810 फर्स्ट फेज। अब ये सब कुछ जो हो रहा था वो प्रतिहारों के सामने हो रहा था। प्रतिहार भी नहीं मान रहे थे, प्रतिहार भी खुल के खेल रहे थे। प्रतिहारों के द्वारा भी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हम भी युद्ध के अंदर शामिल हैं। ठीक है, याद रखना। देखिएगा इस चीज को, प्रतिहार भी इस चीज को संपूर्ण तौर पर कह देते हैं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास, इलाहाबाद यानी प्रयाग के पास, प्रयाग के पास 790 एडी में, 790 सीई में वत्सराज नाम के शासक के द्वारा, वत्सराज द्वारा, वत्सराज वर्सेस धर्मपाल के मध्य युद्ध हुआ। वत्सराज वर्सेस धर्मपाल के मध्य युद्ध हुआ। धर्मपाल के मध्य युद्ध हुआ। रीजन क्या था कि जो वत्सराज था वो कन्नौज पर कब्जा करना चाहता था। जो वत्सराज था वो कन्नौज पर कब्जा कराना चाहता था। जो वत्सराज था वो क्या चाहता था बाबू? कन्नौज पर कब्जा करना चाहता था। और जो धर्मपाल था ये वहां पर चक्र युद्ध को रहने देना चाहता था। तो सीधी बात क्या होती है, दोनों में बैटल हुआ और जीतता कौन है? वत्सराज वॉन द बैटल। धर्मपाल यहां हंस गए, मारे नहीं गए, मारे नहीं गए, पर इस बैटल को हार जाते हैं। उनको भागना पड़ा यहां से, इस बैटल को छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। बात है समझ में? यहां पर इस प्रकार का मैटर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए। और ऐसा होने पर जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो वेस्टर्न साइड है, इसमें पालों की जो पश्चिमी भाग है उस पर भी प्रतिहारों ने कब्जा कर लिया। पाल राजवंश का, पाल राजवंश का पश्चिमी भाग प्रतिहारों को मिला। पश्चिमी भाग प्रतिहारों को मिला, प्रतिहारों को मिला। दूसरे के बचाने के चक्कर में इनकी अपनी जमीन भी चली गई। ठीक है, याद रखना। अब क्योंकि मैंने यहां पर बताया, रुक जाओ बस, क्योंकि मैंने आपको यहां पर बताया था कि यहां पर जो धर्मपाल है इसके बड़े बड़े लोगों में उठा बैठती। ठीक है, बड़े बड़े लोगों में उठा बैठती। कैसे भाई? मतलब बड़े बड़े लोगों में कैसे बैठते थे? बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। अब इंडस्ट्री के लोग कौन थे? राष्ट्रकूट डायनेस्टी, देख रहे हैं रेड वाला पोर्शन है। तो इसमें एक राजा था जिसका नाम था धारावर्ष ध्रुव। अलग ही लेवल का राजा था। उसने कभी हार की शक्ल नहीं देखी। जब उसने फिर इसको फोन करा कि भाई साहब ऐसे ऐसे इधर घूसाबाज गया है उड़ा, जो तुम वो करवा के गए थे ना फैसला, हाँ वो 783 में जो आपने फैसला कराया था, हाँ वो यार वत्सराज नाम के छोरे ने हमसे तो हड़प लिया, हमारी भी जमीन ले ली। उनके तो टेंशन मत ले, आ रहा हूं सीधा। ध्रुव यहां से आया, ध्रुव ने वत्सराज की पार्किंग ही लगा दी, जमीन और छीन ली। दोबारा चक्रा युद्ध को दोबारा आसीन किया। तो यहां पे आप समझना ये बहुत अल्पकालीन विजय थी। ये विजय बहुत अल्पकालीन थी। अल्पकालीन की थी यानी बहुत कम समय के लिए, कम समय के लिए, कम समय आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ध्रुव ने, धारावर्ष ध्रुव ने, धारावर्ष ध्रुव ने, धारावर्ष ध्रुव ने, धारावर्ष ध्रुव ने इसको हरा दिया, वत्सराज को हराया। धारावर्ष ध्रुव ने वत्सराज को हराया, वत्सराज को हराया। और पुनः कब्जा किसको दे दिया? चक्रा युद्ध को दे दिया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। इसका दूसरा चरण मैं कल देखूंगा। दूसरा चरण कल देख लेंगे, साउथ इंडियन किंगडम्स को कल खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत यहां दूर दूर तक नहीं आएगी। अगला चरण 810 से 836 तक चलेगा। ठीक है, चलो, क्योंकि दूसरी क्लास मेरी स्टार्ट होने वाली है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। खुल के खेलो,
किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी देनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है। और दूसरा भाई, किताब परचेज करने के लिए आप आसानी से परचेज कर सकते हैं टेलीग्राम में भी।